नमस्कार। आज हम भारत के कॉरपोरेट कैलेंडर के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक पर बात करने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं सालाना आम बैठक यानी एजीएम, जो 29 अगस्त 2025 को हुई। इसकी गहराई में उतरेंगे आज। नमस्कार। हाँ, ये एजीएम हमेशा ही काफी महत्वपूर्ण होती है और इस बार भी कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास इस एजीएम से जुड़े ढेर सारे ऐलान, आंकड़े, भविष्य के प्लान्स, सब कुछ है। कोशिश रहेगी कि हम इन सब में से जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि इसका रिलायंस, निवेशक, बाजार और शायद हम सब पर क्या असर हो सकता है। सही कहा। एक तरह से डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस दिशा में जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस एजीएम से क्या क्या खास निकला। सबसे पहले वो खबर जिसका बाजार शायद सालों से इंतजार कर रहा था, रिलायंस जियो का आईपीओ। आखिरकार तारीख आ गई। हाँ, ये तो बिल्कुल हेडलाइन थी। कहा गया है कि जियो आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आएगा और ये रिलायंस समूह के लिए 2006 में रिलायंस पेट्रोलियम के बाद पहला बड़ा आईपीओ होगा। अच्छा, काफी लंबा गैप है। हाँ, और उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा होगा, शायद भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लिस्टिंग में से एक। इतने सालों बाद ग्रुप की किसी कंपनी का पब्लिक होना, वो भी जियो जैसी कंपनी जिसने पूरा टेलीकॉम सेक्टर ही बदल दिया था। इसकी टाइमिंग के पीछे क्या लगता है? कोई खास रणनीति, सिर्फ वैल्यू अनलॉकिंग है या कुछ और भी? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, वैल्यू अनलॉकिंग। जियो की जो जबरदस्त वैल्यू बनी है उसे बाजार में लाना, निवेशकों को डायरेक्ट एक्सपोजर देना। हाँ, वो तो है। दूसरा, इससे जो पैसा मिलेगा वो जियो के भविष्य के लिए, जैसे 5G का विस्तार है और अब तो एआई की भी बात हो रही है, उसमें निवेश के काम आ सकता है। अच्छा। और तीसरा, इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपनी बैलेंस शीट भी और मजबूत हो सकती है। और टाइमिंग अभी क्यों? शायद कंपनी को अब लग रहा है कि बाजार की हालत और जियो का अपना बिजनेस, उसकी मैच्योरिटी वो सही लेवल पर है आईपीओ लाने के लिए। समझ गया। जियो के बाद जो दूसरी बड़ी धमाके वाली खबर थी, वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। रिलायंस इंटेलिजेंस नाम से एक पूरी नई सब्सिडरी कंपनी। ये तो काफी एम्बिशियस लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये रिलायंस के भविष्य की दिशा का एक तरह से साफ इशारा है। रिलायंस इंटेलिजेंस फोकस करेगी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर और एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस पर भी, बिजनेस के लिए एआई समाधान। तो ये सिर्फ एआई को किसी प्रोडक्ट में डालने जैसा नहीं है। नहीं, ये इसे एक फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा बिजनेस वर्टिकल बनाने जैसा है। और इसमें मेटा का निवेश, $100 मिलियन में 30% हिस्सेदारी, ये पार्टनरशिप क्या बताती है? ये साझेदारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 70% तो रिलायंस के पास रहेगा, पर मेटा का 30% स्टेक सिर्फ पैसा नहीं है। मेटा एआई रिसर्च में दुनिया की टॉप कंपनियों में से है। हाँ, बिल्कुल। तो इस पार्टनरशिप से रिलायंस को मेटा की टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टीज, ग्लोबल टैलेंट, शायद उनके एआई मॉडल्स तक पहुंच मिल सकती है। और मेटा को भारत का इतना बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल मार्केट, उसमें रिलायंस के जरिए अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस का एक तरह से संगम है। मुकेश अंबानी ने एआई को हमारे युग की कामधेनु कहा। ये शब्द काफी वजनदार है। इसका मतलब क्या ये है कि एआई रिलायंस के हर बिजनेस में इस्तेमाल होगा? टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी, सब में? बिल्कुल, इरादा तो यही लगता है। कामधेनु इच्छा पूरी करने वाली गाय। उनका विजन है कि एआई एक ऐसा बेस इंजन बने जो उनके हर वर्टिकल को पावर दे। जैसे? सोचिए, रिटेल में एआई सप्लाई चेन को बेहतर बना सकता है, ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड ऑफर्स दे सकता है। हाँ। एनर्जी सेक्टर में प्लांट ऑपरेशंस को सुधार सकता है, एनर्जी की खपत कम कर सकता है, ग्रिड मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। अच्छा। टेलीकॉम में नेटवर्क को बेहतर बनाना, कस्टमर प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना। तो ये सिर्फ एक अलग बिजनेस नहीं, ये पूरे ग्रुप के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल टूल है। और इस एआई को सिर्फ बड़े बिजनेस तक नहीं, आम लोगों तक लाने की भी कोशिश दिखी जियो फ्रेम्स के जरिए। एआई वाले स्मार्ट ग्लासेस, सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा है। हाँ, कंज्यूमर टेक में ये रिलायंस का एक बड़ा कदम है। इनमें बिल्ट इन कैमरा है, स्पीकर्स हैं, कई भाषाएं समझने वाला एआई असिस्टेंट है और जियो एआई क्लाउड पर ऑटो बैकअप भी। मैं कहीं घूम रही हूँ तो ग्लासेस मुझे जानकारी देंगे या कोई साइन बोर्ड ट्रांसलेट कर देंगे। बिल्कुल, कल्पना तो यही है, रियल टाइम जानकारी, ट्रांसलेशन और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या ये चलेगा? गूगल ग्लास जैसे एक्सपेरिमेंट्स तो पहले भी हुए हैं, पर वो आम लोगों में हिट नहीं हो पाए। जियो फ्रेम्स के सामने क्या चुनौतियां होंगी?
बहुत सही सवाल है। ये रिलायंस के एआई इकोसिस्टम का एक पहनने वाला दरवाजा कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी सुनने में अच्छी लगती है, पर असली टेस्ट 3 चीजों पर होगा: कीमत, यूजफुलनेस और सोशल एक्सेप्टेंस। कीमत तो बहुत बड़ा फैक्टर होगी भारत में। बिल्कुल। क्या आम भारतीय इसे खरीद पाएगा? क्या ये रोज की जिंदगी में इतना काम का होगा कि लोग पहनना चाहें, या बस एक गैजेट बनकर रह जाएगा? और वो कैमरे वाला एंगल, लोग पब्लिक में कैमरा लगे चश्मे पहनने में कंफर्टेबल होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो रिलायंस को शायद गूगल ग्लास के अनुभव से सीखना होगा। कीमत, उपयोगिता, प्राइवेसी, इन सब पर ध्यान देना होगा। तो ये तो हुई भविष्य की बात है, लेकिन किसी भी कंपनी की उड़ान उसके वित्तीय पंखों पर निर्भर करती है। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के नतीजे क्या कहते हैं? आंकड़े तो हमेशा की तरह बहुत बड़े लग रहे हैं। हाँ, आंकड़े कंपनी का स्केल दिखाते हैं। FY25 के लिए रेवेन्यू बताया गया है 10 करोड़ 77 लाख रुपए, करीब 125 बिलियन। बाप रे। EBITDA यानी ब्याज, टैक्स, डिप्रिसिएशन वगैरह से पहले की कमाई, वो रही 1.83 लाख करोड़। ये ऑपरेशनल प्रॉफिट का अच्छा इंडिकेटर है ना? हाँ, बिल्कुल। और नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा, वो रहा 81,309 करोड़। पिछले साल से तुलना करें तो ग्रोथ है। ग्रोथ तो है, हालांकि अलग अलग सेगमेंट में रेट अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आंकड़े कंपनी की मजबूती दिखाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है एक्सपोर्ट का, 2.83 लाख करोड़। ये भारत के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का कितना हुआ? करीब 7.6%। ये दिखाता है कि रिलायंस सिर्फ घरेलू बाजार पर ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी में भी कितना बड़ा प्लेयर है। और CSR पर भी काफी खर्च बताया, 2156 करोड़ रुपए। सही कहा, ये भारत में शायद सबसे ज्यादा CSR खर्च करने वाली कंपनियों में से एक है। तो ये सब आंकड़े रिलायंस की मौजूदा सेहत और उसके विशाल ऑपरेशनल साइज को दिखाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं होता, ये भविष्य का विजन भी दिखाता है। और इस बार भविष्य का सबसे बड़ा फोकस दिखा क्लीन एनर्जी पर। बनाने का लक्ष्य है। जामनगर, जो अब तक ऑयल रिफाइनिंग के लिए जाना जाता था, उसे ग्रीन एनर्जी हब बनाने की बात, ये तो बड़ा शिफ्ट है। बहुत बड़ा। ये रिलायंस के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक बदलाव है। कंपनी सिर्फ पारंपरिक एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ जा ही नहीं रही, बल्कि इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बनना चाहती है। और इसके लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं वो बहुत बहुत महत्वाकांक्षी हैं। क्या है वो लक्ष्य? ये GWP, GWH, ये सब थोड़ा समझाएंगे? जरूर। पहला लक्ष्य है सोलर फोटोवोल्टेक यानी सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग में 20 GWP क्षमता। GWP मतलब गीगावाट पीक। ये सोलर पैनल की मैक्सिमम पावर आउटपुट कैपेसिटी बताता है। और 20 GWP कितना होता है? ये बहुत बड़ी क्षमता है। भारत की अभी की कुल सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा होगा ये। दूसरा बड़ा लक्ष्य है बैटरी गीगा फैक्ट्री 2026 तक 100 GWH। GWH मतलब गीगावाट घंटा। ये बैटरी की टोटल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है। 100 GWH मतलब ये फैक्ट्री इतनी बैटरी बना पाएगी जो लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चला सके, या शायद किसी बड़े शहर की कुछ घंटों की बिजली जरूरत पूरी कर सके। रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने और EVs के लिए ये बहुत जरूरी है। और एक इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री की भी बात थी। हाँ, ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जरूरी है। लक्ष्य है 3 गीगावाट प्रति वर्ष की इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की क्षमता। इलेक्ट्रोलाइजर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। अगर बिजली रिन्यूएबल सोर्स से आए तो हाइड्रोजन ग्रीन होती है। और सबसे बड़ा लक्ष्य है 2032 तक 3 मिलियन मीट्रिक टन हर साल ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। 3 मिलियन मीट्रिक टन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के ग्लोबल मैप पर ला सकता है। ये सब सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, पर क्या रिलायंस ये सब अकेले कर पाएगा? चुनौतियां क्या होंगी? देखिए, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें टेक्नोलॉजी, पैसा और एग्जीक्यूशन मतलब काम को पूरा करने की बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। नई टेक्नोलॉजी को स्केल अप करना, लागत कम करना, सप्लाई चेन बनाना, स्किल्ड लोग तैयार करना, ये सब आसान नहीं है। और दुनिया भर से कंपटीशन भी होगा। बिल्कुल, लेकिन रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करने का रहा है। उनका इरादा सिर्फ पुर्जे बनाना नहीं, बल्कि पूरी वैल्यू चेन, सिलिकॉन से सोलर मॉड्यूल, बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तक सब पर कंट्रोल रखना है। अगर ये सफल होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, नेट जीरो टारगेट
और ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन सबके लिए ये बहुत अहम हो सकता है। क्लीन एनर्जी के अलावा जीनोमिक्स और डिजिटल हेल्थ की भी बात हुई, इसका क्या मतलब है? ये भी रिलायंस के टेक्नोलॉजी और डेटा पर आधारित बिजनेस बनाने के विजन का ही ऐसा लगता है। जीनोमिक्स मतलब जीन्स का अध्ययन और डिजिटल हेल्थ मतलब हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो क्या वो एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसी चीजों में जा रहे हैं? शायद यही लक्ष्य हो। एडवांस डायग्नोस्टिक्स, पर्सनलाइज्ड दवाएं, टेली हेल्थ सेवाएं, इनको बड़े पैमाने पर और सस्ते में लोगों तक पहुंचाना, ये हेल्थ केयर सेक्टर में काफी बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर भारत जैसे देश में जहां स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की पहुंच अभी भी सीमित है। भविष्य की इन बड़ी योजनाओं के साथ कंपनी ने कुछ नजदीकी भविष्य के वित्तीय लक्ष्य भी रखे हैं। ईबिडा को 2 गुना करने का लक्ष्य। हाँ, ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 2027 तक ईबिडा को 2 गुना करना। 2022 में जो 1,25,000 करोड़ रुपए था, उसे 2,50,000 करोड़ से ज्यादा करना, सिर्फ 5 साल में। इतने बड़े बेस पर डबल करना, इसके लिए तो बहुत तेज ग्रोथ चाहिए होगी। हाँ, बहुत तेज और लगातार ग्रोथ। ये ग्रोथ कहाँ से आएगी ये देखना होगा, मौजूदा बिजनेस से या फिर एआई और क्लीन एनर्जी जैसे नए इंजन से। और रिटेल और एफएमसीजी बिजनेस के लिए भी बड़ा टारगेट है, 5 साल में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू। सही कहा। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड आरसीपीएल के लिए ये टारगेट सीधा मुकाबला है भारत के बड़े एफएमसीजी और रिटेल प्लेयर्स से। रिलायंस रिटेल में तो पहले ही बहुत फैल चुका है, अब एफएमसीजी में भी तेजी से अपने ब्रांड्स ला रहा है। 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू तो उन्हें टॉप लीग में ले आएगा। बिल्कुल। इसके लिए उन्हें सप्लाई चेन, ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब पर बहुत फोकस करना होगा। और जियो के मोर्चे पर भी बड़े आंकड़े थे। 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, देश में सबसे तेज 5G रोल आउट का दावा, और जियो एयर फाइबर को दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाना। हर तरफ स्केल ही स्केल। बिल्कुल। स्केल और एम्बिशन, ये शायद इस एजीएम के 2 सबसे बड़े शब्द थे। जियो ने टेलीकॉम में जो किया, अब लगता है वही मॉडल वो एनर्जी, रिटेल और एआई में दोहराना चाहते हैं। मतलब बड़ा निवेश, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और तेजी से विस्तार। लेकिन यहाँ एक पहेली सी है। इतनी सारी बड़ी और अच्छी घोषणाओं के बाद भी एजीएम वाले दिन रिलायंस का शेयर करीब 2% गिर गया। ऐसा क्यों? हाँ, ये वाकई में इंटरेस्टिंग है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों से एजीएम के बाद शेयर में गिरावट देखी गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो वो क्लासिक बाय द रूमर्स सेल द न्यूज वाली बात। मतलब बाजार ने पहले ही उम्मीद लगा ली थी? हाँ, हो सकता है। बाजार जियो आईपीओ जैसी घोषणाओं की उम्मीद पहले से कर रहा था। जब खबर आई तो जिन लोगों ने पहले खरीदा था, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। क्या निवेशकों को इन बड़ी योजनाओं पर कोई शक हो सकता है कि ये सफल होंगे या नहीं? ये भी एक संभावना है। देखिए, जब कोई कंपनी इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे नए फील्ड्स में एक साथ पैसा लगाती है, तो एग्जीक्यूशन रिस्क बढ़ जाता है। मतलब योजनाओं को ठीक से लागू कर पाने का जोखिम। हाँ, बात तो सही है। क्लीन एनर्जी और एआई जैसे फील्ड्स में बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, पैसा बहुत लगाना पड़ता है और रिटर्न आने में टाइम लगता है। तो हो सकता है कुछ निवेशक इतने बड़े निवेशों के साइज और उनके रिटर्न आने के टाइम को लेकर थोड़े सतर्क हो या और ज्यादा क्लैरिटी चाहते हो। लंबी अवधि में भले ही एनालिस्ट पॉजिटिव हो, पर शॉर्ट टर्म में बाजार अक्सर ऐसी अनिश्चितताओं पर रिएक्ट करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इस एजीएम से हमें क्या टेक अवे लेना चाहिए? मेरे ख्याल से ये एजीएम रिलायंस के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। ये सिर्फ पिछले साल का हिसाब किताब नहीं था, बल्कि अगले दशक और शायद उससे भी आगे के लिए कंपनी की दिशा और महत्वाकांक्षा का एक पूरा नक्शा था। कंपनी अपने पारंपरिक ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और कंज्यूमर बिजनेस पर अपना भविष्य दांव पर लगा रही है। एआई, ग्रीन एनर्जी, 5G, 6G, रिटेल, जीनोमिक्स, ये सब मिलकर एक नए रिलायंस की तस्वीर बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जैसा है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये सब योजनाएं जमीन पर कैसे उतरती हैं। बिल्कुल। इतने सारे मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। इसमें भारी निवेश लगेगा, बेहतरीन एग्जीक्यूशन चाहिए होगा और शायद थोड़ी किस्मत भी। लेकिन अगर रिलायंस इन योजनाओं का बड़ा हिस्सा भी सफलतापूर्वक लागू कर पाया तो ये न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी रहेगी, बल्कि दुनिया के मंच पर इसकी भूमिका और पहचान पूरी तरह बदल सकती है, एक टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पावर हाउस के तौर पर। और आज की इस गहरी पड़ताल के आखिर में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस असाधारण स्केल पर रिलायंस एआई और क्लीन एनर्जी में निवेश कर रहा है,
क्या यह भारत के टेक्नोलॉजी और एनर्जी के भविष्य को जड़ से बदल सकता है? और इससे भी जरूरी बात, एक आम भारतीय नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे बिजली के बिल से लेकर हेल्थ केयर और शॉपिंग तक इसका कैसा और कितना असर पड़ेगा? क्या हम वाकई एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं? ये सोचने और इंतजार करने वाली बात है।